हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राधा सोलंकी एमएस कॉलेज बीकानेर से बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग यानी धारा 10 के अनुसार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ठहराव बिना कंसिडरेशन के एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता है, यानी एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बिना कंसिडरेशन के, बिना प्रतिफल के कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। वो शुरुआत से ही यानी राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही वॉइड माना जाता है। अब हमें ये तो पता है कि बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, लेकिन ये कंसिडरेशन है क्या, प्रतिफल हम किसे कहते हैं? तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी, उस समय कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। सेक्शन 2 क्लोज डी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को डिफाइन करता है यानी प्रतिफल को बताता है। तो सबसे पहले हम प्रतिफल यानी कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी हम इन जनरल सेंस कंसिडरेशन किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जब कोई दो पार्टी या दो पक्षकार अपने प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस का यानी अपने वचन और कार्यों का, वचन यानी प्रॉमिसेस और कार्य यानी परफॉर्मेंसेस का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को अपने प्रॉमिसेस या परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। यानी इस तरह के जो प्रॉमिसेस होते हैं या परफॉर्मेंसेस होती है वही कंसिडरेशन कही जाती है। इस तरह से अनुबंध की प्रत्येक पार्टी के लिए यानी एवरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन एक प्रॉमिस या एक परफॉर्मेंस होता है जो उसे दूसरी पार्टी से अपने प्रॉमिस या परफॉर्मेंस के बदले मिलता है। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोनों पार्टी आपस में एक्सचेंज करती है, एक दूसरे को प्रॉमिसेस देती हैं या किसी परफॉर्मेंस को करती है। या हम इन शॉर्ट यानी सिंपल भाषा में यदि कहें या एक जनरल सेंस में कहें तो समथिंग इन रिटर्न और क्विड प्रो क्यू, लेटिन में क्विड प्रो क्यू यानी समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ को ही हम कंसिडरेशन कहते हैं। द कंसिडरेशन इज समथिंग गिवन और अंडर taken in return for a promise or performance. Consideration is a promise or performance that parties exchange with each other. It is the price that one party to a contract pays for the promise or performance of the other party. यानी एक पार्टी अपने प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंस किसी दूसरी पार्टी के साथ एक्सचेंज करती है, उसका गिव एंड टेक करती है यानी उसका आदान प्रदान करती है। और ये जो कंसिडरेशन है यह प्राइस के रूप में किसी पार्टी के लिए हो सकता है। यानी हम ये कहें कि कोई पार्टी मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एक पार्टी के लिए वो सर्विस कंसिडरेशन होती है, तो दूसरी पार्टी जो प्रोवाइडर पार्टी होती है या जो सर्विस डिलीवर करती है उस पार्टी के लिए उसका जो प्राइस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, वही उसके लिए कंसिडरेशन का काम करती है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। यानी ब्लैकस्टोन जो एक जिन्होंने कंसिडरेशन को डिफाइन किया है इन हिज ओन वर्ड्स, वो कहते हैं प्रतिफल एक क्षतिपूर्ति है, एक पुरस्कार है, एक रिवॉर्ड है, एक रिकम्पेंस है जो
कॉन्ट्रैक्ट करने वाली एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को देती है, यानी कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। लाइक पोलाक पोलाक इसे डिफाइन करते हुए कहते हैं, प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। यानी पोलाक ये कहते हैं कंसिडरेशन इज द प्राइस। उन्होंने कंसिडरेशन को क्या कहा है? प्राइस कहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कंसिडरेशन है वह प्राइस के रूप में भी हो सकता है। तो पोलोक के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू पोलोक, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। यानी ये ऐसी प्राइस है जो प्राइस पे करके हम किसी दूसरे के प्रॉमिस को खरीदते हैं, यानी उसे हम बॉट करते हैं या खरीदते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंसीडरेशन एक ऐसा प्रॉमिस या परफॉर्मेंस है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंसीडरेशन इज द प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टीज के प्रॉमिस या कार्य के बदले दूसरे पार्टी के द्वारा चुकाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंसीडरेशन एक इस तरह का मूल्य होता है जो एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को पे करती है और दूसरी पार्टी उसके बदले उसको प्रॉमिस देती है या उसके लिए परफॉर्मेंस करती है। तो ये तो हुआ कंसीडरेशन। जनरल सेंस में क्या है, या हम यूं कहें सामान्य भाषा में कंसीडरेशन किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो प्रतिफल एक दूसरे को प्राइस या प्रॉमिस या परफॉर्मेंसेस का एक्सचेंज करना ही कंसीडरेशन होता है, या समथिंग इन रिटर्न को हम कंसीडरेशन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 क्लोज डी हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन के बारे में बताता है। इस डेफिनेशन में कंसिडरेशन को यानी प्रतिफल को इस तरह से डिफाइन किया गया है, जब वचनदाता की इच्छा पर इट मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर यानी वचनदाता जिसे हम कहेंगे, वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है। When at the desire of the promiser, the promisee means वचन ग्रहीता और any other person यानी कोई अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या विरत रहा है। हैज डन और एब्सटेन्ड। हैज डन का मतलब उसने कोई कार्य किया है, और विरत रहा का मतलब नॉट टू डू, जिसे हम कहेंगे, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसे नॉट टू डू कहेंगे, यानी उसे एब्सटेन्ड कहेंगे। एब्सटेन्ड का मतलब नॉट टू डू, नहीं करना। यानी किसी प्रॉमिसी ने कोई कार्य किया है या प्रॉमिसी की तरफ से किसी अदर पर्सन ने कोई काम किया है या नहीं किया है, या कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है। फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स मतलब किसी काम को करता है या नहीं करता है, अथवा कोई कार्य करने या नहीं करने का वचन देता है, और promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यानी इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। जो सबसे पहली बात इसमें हमें ये समझने की है कि कंसीडरेशन हमेशा ऑलवेज एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर ही होगा, वह वचनदाता की इच्छा पर होगा। अब ये किसकी तरफ से दिया जाएगा? बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। या तो प्रोमिसी खुद उस काम को करेगा और वह किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी उस काम को करवा सकता है। सपोज दैट एक्स का वाई एजेंट है, तो या तो एक्स उस काम को कंप्लीट करेगा या उस कंसिडरेशन को पे करेगा, या उसका जो एजेंट है यदि एक्स ने उसे अथॉरिटी दी है तो वाई
हालांकि एक्स का एजेंट है, फिर भी उसे हम एनी अदर पर्सन कह सकते हैं, वह उसकी तरफ से कंसिडरेशन को पे कर सकता है। अब इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने आई हैं वो ये है कि कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कोई काम किया है या नहीं किया है, इट मीन्स पास्ट। और डज और एब्सटिनेंस, यानी करता है या नहीं करता है। और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन, मतलब किसी काम को करने का या नहीं करने का वचन देता है, इट मीन्स फ्यूचर कंसीडरेशन सच एक्ट, ऐसा कोई काम या एब्सटिनेंस या प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो कंसीडरेशन हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होगा, प्रॉमिसर की डिजायर पे होगा, बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, और ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर भी हो सकता है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको कंसिडरेशन के बारे में बताया, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कंसिडरेशन क्या है। यदि सेक्शन ए में कंसिडरेशन की डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको सेक्शन 2 क्लोज डी को डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में